हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग टूर एंड माई सेल्फ मधु चौरसिया। होप कि आप सभी बिल्कुल ही मस्त होंगे। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल मेनली डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिंदी बुक ऑफ क्लास 11th पूछ की रात। तो बेसिकली इस चैप्टर के 3 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रेमचंद की जीवनी और उनकी जीवनी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, और फिर इस चैप्टर में एक समरी दी गई है छोटी सी चैप्टर से रिलेटेड, उसको देखेंगे। एंड एट लास्ट ऑफ द वीडियो वी विल सी दी जो भी शब्दार्थ इस चैप्टर से रिलेटेड दिए गए पेज नंबर 22 ऑफ द बुक, उसको देखेंगे। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद दिस मोटिवेशन। ओके, तो फर्स्टली वी विल सी अबाउट प्रेमचंद। तो पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में देखेंगे। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। और इनका जन्म स्थान ग्राम लमई, वाराणसी, उत्तर प्रदेश है। इनका मूल नाम धनपत राय और जब इन्होंने अपना आरंभिक लेखन कार्य शुरू किया था तब इनको नवाब राय के नाम से जाना जाता था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और इनके पिता मुंशी अजायब राय थे। अगर बात करें इनकी शिक्षा की तो 1910 में इन्होंने इंटर की पढ़ाई पूरी की थी और सन 1919 में इन्होंने BA की पढ़ाई पूरी की। अगर बात करें इनकी वृत्ति की, यानी कमाने का जरिया होता है वृत्ति का अर्थ, आप लोग अपने बुक पे राइट डाउन कर लीजिए। आप लोग प्लीज़ बुक लेके बैठिएगा अपने साथ ताकि आप लोग चैप्टर को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे, अध्यापकी कार्य करते थे, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी, और जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी इन्होंने अपना छोड़ दिया। यानी कि एक सरकारी नौकरी भी करते थे, लेकिन जब जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ा तब इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। इनकी जीवनी में 4 संपादन दिए गए हैं। इनके प्रमुख 4 संपादन मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ भी दी गई हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि इनकी 8 मौलिक उपन्यास हैं। और लगभग इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी हैं। मानसरोवर और विविध प्रसंग इनकी बहुचर्चित रचनाएं हैं। मानसरोवर 8 खंड में संकलित है और विविध प्रसंग 3 खंड में। इनके अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियाँ और अनेक अनुवाद इन्होंने रचा है। ओके, तो हमारा ये जो प्रेमचंद का जीवनी है वो ख़त्म हो गया, लेकिन इस चैप्टर में एक छोटा सा समरी दिया है, अब उसको देखते हैं। ओके, तो लेट्स सी। ओके, तो ये समरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी नहीं है, बट ये हमें पढ़ना है, अच्छे से समझना है ताकि हम लोग चैप्टर को रिलेट कर सकें। ओके, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके अर्थ डिफ़िकल्ट है उसको मैं बताती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा अपने बुक पे, और हम लोग बिल्कुल इसको क्लियरली अच्छे से रीड आउट करेंगे ताकि हम लोग इसको समझ सकें। ओके, तो लेट्स रीड इट। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। ये जो सेंटेंस है इसमें एक वर्ड आया विभूति, जिसका अर्थ होता है वृद्धि। और इसमें एक MCQ क्वेश्चन बन रहा है कि हिंदी के महान कथाकार कौन है, तो प्रेमचंद है। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। तो वैश्विक का अर्थ होता है विश्व संबंधी। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। तो विशिष्ट का अर्थ होता है असाधारण। प्रेमचंद बहुत ही गहरा और असाधारण सोच रखने वाले व्यक्ति थे। राजनीतिक स्वाधीनता की परिरीतियाँ शेष है। परिरीतियों का अर्थ होता है सुंदरता, और नव जागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी हैं। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ। और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो कसौटी का अर्थ होता है परख। बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। तो चेतना का अर्थ होता है समझ। तो नीचे भी एक और पैराग्राफ है, इसको भी देख लेते हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया था। उस युग के जीवन, समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण। अमलों का अर्थ होता है कर्मचारी, यानी सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्धि विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, और अनगिनत मध्यम वर्गीय कुंठाएं। इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचने के लिए प्रेरित किया था। और कुंठाएं का अर्थ होता है निराशा। तो इसमें हम लोगों ने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड तो देख ही लिए, बट इसमें एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं।
इसमें क्वेश्चन है कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने प्रेमचंद को कथा रचने के लिए प्रेरित किया। तो किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा इत्यादि परिस्थितियों ने उन्हें कथा रचने के लिए प्रेरित किया था। तो ये हमारा पेज फिनिश हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने पेज नंबर 14 पे। ओके, नाउ लेट्स सी इट। उन्होंने अधीरता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया था। अधीरता का अर्थ होता है जिसे धैर्य नहीं हो। ये समस्याएं विविध रूपों में आज भी हमारे साथ है, इसलिए प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। दर्पण का अर्थ होता है शीशा। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अंत संघर्षों तथा उसकी जिजीविषा का साक्ष्य भी है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की चाह। इन्होंने किसानों के अंदर जीने की ललक पैदा की थी, उन्हें जीने का एक मकसद दिया था। और साक्ष्य का अर्थ होता है साक्षी। प्रेमचंद बहुत मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। ये मुख्य रूप से इन्होंने किसानों के बारे में ही लिखा है। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात, जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है, एक छोटे से किसान की ही कहानी है। एक और वह व्यवस्था जिसमें रात दिन हाथ गलाकर भी वह जाड़ों से बचने के लिए एक कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह कड़कड़ाती ठंड जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर की समरी दी जा रही है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि हमारे चैप्टर किस बारे में है। तो इसमें एक किसान है, छोटा सा किसान है, जो कि दिन रात मेहनत करके भी अपने लिए जाड़े से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पा रहा है। उसी के बारे में बताया जा रहा है। इस तरह प्रकृति और मानवकृत व्यवस्था के बीच निहत्था हल्कू पूस की ठिठुरती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मड़ैया में जबरा के साथ अपनी रात गुजारता है। उसके पास एक डॉग है जिसका नाम रहता है जबरा, और वो रात में जब खेत की रखवाली करने जाता है तो खेत की मड़ैया पे अपनी रात गुजारता था। यानी वहाँ पे एक बांस से बनी छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अपनी रात गुजारता था। ठंड से बचने के लिए उसके पास मूक जानवर उसका कुत्ता जबरा है, जिसे अपनी देह से लगाकर वह ठंड का प्रतिकार करता है। तो ठंड से बचने के लिए हल्कू के पास तो कंबल थे नहीं, तो वो क्या करता था, अपने डॉग को अपने शरीर से चिपका लेता था, लगा लेता था, और ताकि उसके शरीर से कुछ गर्मी उसको मिलती थी और वो ठंड में सर्वाइव कर पाता था। पर यह प्रतिकार अपनी परिरीतियों में क्या सचमुच प्रतिकार सिद्ध हो पाता है? नीलगाय रात में उसकी फसल चढ़ जाती है। प्रेमचंद ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है। तो एक रात क्या होता है कि हल्कू सो गया रहता है और नीलगाय क्या करती है, हल्कू की पूरी खेत चढ़ जाती है। तो इतने संघर्ष, ठंड में इतने संघर्ष करने के बाद भी एट लास्ट क्या होता है, हल्कू की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अब नीचे डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा प्रेमचंद के बारे में एक छोटी सी समरी प्रोवाइड की गई है, उसको भी हम लोग अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं, बिकॉज ये हमारे चैप्टर में दिया गया तो ज़रूरी है हम लोग को पढ़ना। ओके, तो इसको भी पढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड इट। उनकी काफ़ी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली अपनाई गई है। आमतौर से उनकी कहानियों में जो एक ठेठपन है, पाठक के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, उन्होंने हिंदुस्तान के अच्छे ग्रामीण कथा भंडार से सीखी है। प्रेमचंद की कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई हैं। उन सभी में कोई ना कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। यह उनकी खूबी है कि सारी बात वह ऐसा चित्र खींच कर कहते हैं कि कहानी में उपदेशकों का रूखापन नहीं आने पाता। उनके चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आंखों के सामने हो रही हो। उनकी शैली की चित्रमयता, भाषा पर असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग्य और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। उनकी सहृदयता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार बनाती हैं। प्रेमचंद का युग, और ये एक छोटी सी समरी किसने लिखी है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो हमारी समरी ख़त्म हो गई इस चैप्टर की। अब हम लोग प्रेमचंद की जीवनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ सी दी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद। ओके, तो प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रेमचंद का निधन कब हुआ था तथा उनका मूल नाम क्या था? ओके, तो प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था तथा उनका मूल नाम धनपत राय था। थर्ड क्वेश्चन, उनके माता पिता का क्या नाम था? उनके माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय थे। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, उनके प्रमुख संपादन कौन कौन से हैं? तो प्रेमचंद के प्रमुख संपादन हम लोग अभी बुक में पढ़ भी रहे थे, मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस आदि उनके प्रमुख संपादन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके,
नाउ आर क्वेश्चन नंबर 5 इज उनकी प्रमुख उपन्यास कौन कौन सी है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि इनके मौलिक उपन्यास है। 8 मौलिक उपन्यास दिए गए हैं। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा बिकॉज एग्जाम में ये पूछता है। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा ही बिल्कुल। और 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इन्होंने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मानसरोवर तथा विविध प्रसंग कितने कितने खंडों में संकलित हैं? तो मानसरोवर 8 खंड में तथा विविध प्रसंग 3 खंड में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 8, उन्होंने किन किन क्षेत्रों में कार्य किया? प्रेमचंद्र ने प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया, अध्यापकी कार्य किया, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी की और ये सरकारी नौकरी भी करते थे और प्रेमचंद्र ने इन्हीं क्षेत्रों में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेमचंद ने अपने लेखन का आरंभ किस नाम से किया था? तो जब प्रेमचंद ने अपने लेखन का आरंभ किया था तब उनको नवाब राय के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है, हमारा क्वेश्चन ऐसा रहना चाहिए कि प्रेमचंद ने जब अपने लेखन का आरंभ किया था तब उनको किस नाम से जाना जाता था? तो प्रेमचंद ने जब अपने लेखन का आरंभ किया था तब उनको नवाब राय के नाम से जाना जाता था। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। नाउ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन्होंने अपनी इंटर की पढ़ाई कब खत्म की थी? तो प्रेमचंद्र ने 1919 में अपनी इंटर की पढ़ाई प्रेमचंद ने 1910 में अपनी इंटर की पढ़ाई ख़त्म की थी। और प्रेमचंद्र ने अपनी बीए की पढ़ाई कब ख़त्म की थी? तो सन 1919 में उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की थी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने के कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो चलिए अब हम लोग अपना शब्दार्थ देख लेते हैं पेज नंबर 22 पे। चलिए जस्ट ओपन द पेज नंबर ऑफ 22 ऑफ द बुक। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस शब्दार्थ बिकॉज जब तक हम ये मीनिंग नहीं समझेंगे हमें चैप्टर में डिफ़िकल्टी आएगी, हम लोग चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ताकि जब मैं इन सेकेंड पार्ट चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए इसको समझ लेते हैं। घुड़कियों का अर्थ होता है फटकार लगाना या फिर धमकियाँ देना। सहना आकर हल्कू को धमकियाँ दे रहा था। मजूरी एक देहाती शब्द है और इसका हिंदी है मजदूरी। खैरात का अर्थ होता है मुफ्त। तत्परता का अर्थ होता है शीघ्रता। अरमान का अर्थ होता है अभिलाषा। धधकाना का अर्थ होता है भड़काना। टाढ़ी का अर्थ होता है करारा या फिर दृढ़ या फिर डिटर्मिनेशन। अलाव का अर्थ होता है जहाँ आग तापी जाती है। मालगुजारी का अर्थ होता है उपज पर दिया जाने वाला कर यानी टैक्स। भिश्र यानी भयानक। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। सफूर्ती का अर्थ होता है फूर्ति। अकर्मण्य यानी जो आलसी व्यक्ति होता है उसको अकर्मण्य बोला जाता है, काम ना करने वाला। दंदया का अर्थ होता है गरमाया यानी गुस्से में किसी को कुछ बोल देना। तो सहना आया था हल्कू से पैसे लेना, हल्कू पैसे नहीं देता तो बिल्कुल ही उसको गरमाता। कम्मल यानी कंबल। हार खेत बधार। भारी भरकम वजनदार। डील का अर्थ होता है आकार। पछुआ पश्चिमी हवा जो जाड़ों में बहुत ठंडी होती है तो पश्चिम दिशा से जो हवा बहती है उसे पछुआ बोलते हैं। दोहर यानी दूहरी चादर। डबल लेयर जो ब्लैंकेट होता है उसको दोहर बोलते हैं, दूहरी चादर। असूझ का अर्थ होता है बेवकूफ़ी जिसको सूझबूझ नहीं हो। और मड़ैया का अर्थ होता है झोपड़ी। हल्कू जब खेत की रखवाली करने रात में जाता था तो वो बांस से बनी एक छोटी सी मड़ैया में अपनी रात गुजारता था। ओके, तो ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया चैप्टर का। होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल लगे। अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और आपको अगर कोई भी इसमें डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस यू कैन कमेंट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड शेयर इट विथ योर मोर एंड मोर फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।